साजिश के बाद से गाजा पट्टी में जबरदस्त घमासान जारी है। इजरायली योद्धा हमास के आतंकियों को जहन्नुम भेजने के मिशन पर लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस लड़ाई में अब तक 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और इन सब के बीच अब गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के बाद में समंदर में भी संग्राम छिड़ने की आशंका बढ़ चुकी है। इसी बीच बड़ी खबर, इजरायली और आतंकी संगठन हमास के बीच में जो जंग चल रही है, उस जंग में एक बड़ी खबर यह आई कि यमन के आतंकी संगठन हुती ने इजरायल को खुली चुनौती दे दी है और बाकायदा समंदर तक लड़ाई का दायरा भी बढ़ा दिया है। हुती ने इजरायली हिस्सेदारी वाले जहाज को हाईजैक कर लिया है। समझिए जरा किस तरह से लाल सागर पर अब यहाँ पर एक अलग तस्वीर बन रही है। लाल सागर से गैलेक्सी लीडर जहाज को हाईजैक किए जाने की खबर है और बताते चले कि जहाज पर 25 क्रू मेंबर सवार थे। अभी तक इनकी कोई जानकारी नहीं है, कोई भी इजरायली नहीं, बल्कि तुर्की से भारत ये आ रहा था गैलेक्सी जहाज, ये जानकारी है। लेकिन अभी तक किसी बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जो 25 लोग क्रू मेंबर्स यहाँ पर सवार थे, उनकी भी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। आतंकी संगठन हुती ने लाल सागर से जिस गैलेक्सी लीडर जहाज को अगवा किया, वो तो ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये भी जान लीजिए, अभी तक अगर देखा जाए तो एक जापानी कंपनी के लीज पर ये है। अब ऐसे में हुती ने जहाज को टारगेट आखिर क्यों किया है, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। गैलेक्सी लीडर जहाज में एक इजरायली की हिस्सेदारी है, ये जो बड़ी जानकारी है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हुतियों के कहीं ना कहीं टारगेट पर रहा। इजरायली उद्योगपति इब्राहिम उनगर शेयर होल्डर इसके हैं और इजरायली कनेक्शन की ही वजह से हुती ने इसे अगवा किया है। आतंकी संगठन हुती ने इजरायल को बाकायदा खुली चुनौती भी दी थी। इजरायली जहाज को कहीं पर भी टारगेट करने की खुली चुनौती थी, खुली धमकी थी हुती की तरफ से। यही वजह है कि इस जहाज को गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया गया। 25 लोग इसमें सवार थे। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस महत्वपूर्ण बात को दरअसल ये जो जहाज है, ये भारत आ रहा था और इसी बीच इसे हाईजैक कर लिया गया है। और जो बड़ी जानकारी इसमें सामने आ रही है, 25 लोग इसमें सवार थे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्लाह लगातार इजरायल की सेना को टारगेट कर रहा है, इजरायल को निशाने पर ले रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने एक तरह से खुलकर इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके आतंकी इजरायल की पोस्ट और सेना को निशाना बनाते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। जब से हमास और इजरायल युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ अघोषित युद्ध जो है वो शुरू कर दिया है और लगातार हमले उसकी तरफ से जारी हैं। जवाब में इजरायल की सेना भी लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह ने जंग का ऐलान किया, लगता है कि अब लेबनान बॉर्डर पर लवलीज युद्ध का भी मोर्चा खुलने वाला है। वहीं आपको बता दें, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर एक बार फिर से बमबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर जमकर बम बरसाना शुरू कर दिए। मेनारा किबुत्स में हिजबुल्लाह का ये आईडीएफ पर हमला है। रॉकेट लॉन्चर के जरिए आतंकियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोले दागे गए हैं। जानकारी ये है, लेबनान के जो आतंकी हैं उस संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायली इलाकों पर टारगेट किया, उसके सैनिकों के अड्डों पर बमबारी तेज कर दी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये हिजबुल्लाह के हवाले से ही सामने आई तस्वीर है, जहां पर उसने
दावा किया उसने रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए इजराइल पर कई ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वहीं मिनारा किबुत्स में तो उसने इजरायली सेना की बड़ी टुकड़ी को अपना निशाना बनाने का दावा किया है। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये अभी हालात है। एक बार फिर से कैसे लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्ला इजरायली सेना को टारगेट कर रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था जब हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था तो बहुत बड़ी भूमिका हिजबुल्ला की भी नजर आई थी। देखा था ईरान एक तरह से बैकबोन था तो हिजबुल्ला प्रमुख की तरफ से एक के बाद एक कई इस तरह से बातें भी सामने आई जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब वो इजरायली सेना को टारगेट करेंगे और यही हुआ भी। और मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवात साहब इस समय जुड़ रहे हैं सीधे। AK सिवात साहब, बहुत महत्वपूर्ण खबर, एक तरफ युद्ध की तस्वीर नजर आती है। जी सर, अब तक आवाज पहुंची तो जरा ही समझाइएगा कि जिस तरह से अब एक शिप को हाईजैक किया गया है, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है सर? हाँ देखो, अभी ये सच्चाई है कि जो हिजबुल्ला फायर करे लेबनान से, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इजराइल के लिए। और दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न अगर आप देखें तो इजराइल के लिए हॉस्टेजेस का। अभी भी ये नहीं पता हॉस्टेजेस कहाँ हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वैसे इजराइल जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने नॉर्थ गाजा ऑलमोस्ट 70 से 80% जीत लिया है। अब वो साउथ गाजा की तरफ जा रहा है। मगर ये भी ध्यान देना पड़ेगा, हमास को वो पूरी तरह कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया है। उसके जो लड़ाकू हैं नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ सिविलियन के साथ मिलकर चले गए। तो ये एक चैलेंज है इजराइल के लिए। और उधर से हिजबुल्ला लेबनान से फायरिंग स्टार्ट कर दी है। मगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इजराइल चल रहा है प्रोफेशनल वे से, कुछ एक समय में वो हमास को तमाम गाजा पट्टी से तो खत्म करने के लिए सक्सेसफुल होगा। मगर ये सच्चाई है कि हिजबुल्ला एक थ्रेट बन के उभरेगा। उसके बाद जब वो गाजा पट्टी को साफ कर लेगा हमास से, उसको कैसे टैकल करेगा ये समय ही बताएगा। मगर ये लड़ाई अभी बाहर नहीं फैल सकती। इसमें ईरान के आने के जो चांसेस शुरू में सोचे गए थे वो अभी नहीं लग रहे, क्योंकि अमेरिका ने मेडिटेरेनियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखे हुए हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान की हिम्मत नहीं है कि वो इस लड़ाई में। सर, इस युद्ध के बीच में तो अब ऐसा लगता है कि एक और मोर्चा खुल चुका है। जो मैं सवाल आपसे कर रही थी, कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक करना तुर्की के खासतौर से जो हुती विद्रोही हैं उनकी तरफ से, सर ये कितना बड़ा डेवलपमेंट आप इसे मानते हैं? क्योंकि एक तरह से इजराइल को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये जो पूरा वॉरशिप था, ये जो पूरा कार्गो शिप था, वो तो भारत आना था। हाँ देखो, ये जो होती रिबल्स हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी चीज को नहीं मानते तो ये कर सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होती रेबल या हिजबुल्ला ये एक प्रकार इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये हम जो ईरान की प्रॉक्सी हैं, ये याद रखो होती और हिजबुल्ला दोनों शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं। और जो होती है यमन से काम कर रहा है। अगर इसने शिप को अगवा किया है जो भारत आ रही थी तो दुख बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर ये सच्चाई है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। तो बातचीत होगी। मुझे लगता है अगर ये भारत आ रही थी, ये शिप किसकी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आप बता रहे हैं। मैं आपको दोबारा करूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले। IDF ने हमास के आतंकी मंसूबों की किस तरह से फिर से पोल खोली है। समझिए, इजरायली फोर्स ने टेरर टनल का एक नया वीडियो जारी किया है और टनल के पास आने पर IDF पर हमले की फुल प्रूफ तैयारी थी। ये जानकारी सामने आई है और एक वीडियो जारी करते हुए उसकी हकीकत जो है वो बताई गई। देखिए कैसे यहाँ पर एक सुरंग मिली है, बाकायदा इजरायली सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। और अब आप इस सुरंग को देखिए, एक के बाद एक आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरह से आतंकी मंसूबों की यहाँ पर एक तैयारी थी। टेरर टनल का एक वीडियो जो है वो जारी किया गया। आप इस सुरंग के बारे में जरा समझिए। ये 10 मीटर नीचे 55 मीटर लंबी सुरंग है। IDF को रोकने के लिए दरअसल ये तैयारी की गई थी और ये पूरी ये कहा जाए कि ब्लास्ट प्रूफ गेट इसमें है। फायरिंग होल के जरिए IDF जवानों को बाकायदा निशाना बनाया जाता है।
सुरंग के जरिए आतंकियों को हथियार मुहैया भी इसी के माध्यम से कराए जाते हैं। हमास ने टनल में बाकायदा डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी इकट्ठे किए हुए थे और हमने देखा था कि किस तरह से बाकायदा अस्पताल को भी एक तरह से उन्होंने हाइड आउट बनाया हुआ था। मैं चाहूंगी सिवाज से जरा ये बताइए कि एक के बाद एक जो टनल कहीं ना कहीं हमास के आतंकियों के लिए सबसे बड़ा हाइड आउट रहा है और एक एक करके उन तमाम टनल्स को अब आईडीएफ भी ब्लास्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, सच्चाई ये है कि लास्ट 2 साल में हमास ने कम से कम 500 के करीब टनल बना ली थी गाजा पट्टी में। और ये जो टनल्स हैं ये यही नहीं, ये इजिप्ट और जॉर्डन तक जाती हैं, जो कि अंडर ग्राउंड बनाई हुई हैं। और इन्होंने इस्तेमाल किया था स्कूल का, हॉस्पिटल का और मॉस्क, उनके नीचे भी टनल बना रखी थी। वहां पर उनके ऑपरेशन कमांड था, हेडक्वार्टर था, उसके बाद लॉजिस्टिक बिल्डअप थे, उनके बाद हथियार वगैरह थे। और ये एक इनकी टैक्टिस थी कि जब इजरायली डिफेंस फोर्सेज इनके ऊपर अटैक करेगी तो फिर ये एक प्रकार से टनल से निकल के उनसे पलट वार करेंगे, पीछे से वार करेंगे और काफी नुकसान करेंगे इजराइल डिफेंस फोर्स को। मगर ये सच्चाई है, इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए और काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुए। मगर ये सच है कि जो हमास उसने पूरी तैयारी कर रखी थी इनको टनल को बना के और इनका इस्तेमाल वो भरपूर यूज करा। अभी भी इसीलिए कहते हैं ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी भी हमास इन टनलों में छुपा हुआ है और वक्त आने पे वो उन जो इजराइल डिफेंस फोर्स पे निकल के जो फायर कर रहा है, वार कर रहा है। ये सच्चाई है कि बहुत ही मजबूत ये टनल्स हैं, ये 10 मीटर अंदर हैं, इनका रॉकेट और मिसाइल का भी इम्पैक्ट बहुत कम होता है और ये एक प्रकार से ब्लास्ट प्रूफ भी हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये इतनी लंबी फैली हुई है पूरे गाजा पट्टी में कि जो हमास है उनके लिए बहुत आसान था इस पे मूवमेंट करना। और जो फोर्सेज बाहर जैसे इजराइल डिफेंस फोर्सेज है वो ओपन में थी, उनको एक प्रकार अटैक करना उनके ऊपर बड़ा आसान था हमास से। मगर मुझे लगता है इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये लड़ाई लड़ी है। और सर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है हमास के आतंकियों के हाइड आउट के लिए यही टनल्स, और उसे किस तरह से लगातार ट्रेस करते हुए, मैपिंग करते हुए उन्हें ब्लास्ट किया गया। सिवाज सर आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि जिस तरह से कतर की चाल यहाँ पर नजर आई है, इजराइल पर मस्जिद पर अटैक करने का भी एक बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है। आपको बताते चले इजराइल पर मस्जिद पर अटैक करने का आरोप लगाया गया है और गाजा पट्टी में हवाई हमले में ये पूरी तरह से ढेर कर दिया। मध्य पूर्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह से गाजा पट्टी में सीज फायर को लेकर इजराइल पर दबाव लगातार डाला जा रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट के एक अहम देश ने भी युद्ध विराम को लेकर शातिर चाल चली है। सीज फायर की आड़ में कतर ने बड़ी चाल चली है और समझिए इस तरह से यहाँ पर कतर की तरफ से एक बड़ी जो कोशिश है वो की गई है। कतर ने इजराइल को क्या प्रस्ताव दिए वो भी जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमास के साथ बंधक समझौते पर 2 सुझाव जो है वो कतर की तरफ से दिए गए हैं। पहले 3 दिन सीज फायर, 53 बंधकों की रिहाई का एक ऑप्शन है और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि गाजा पट्टी में निश्चित मात्रा में फ्यूल की एंट्री जो है वो की जाए। दूसरा एक ऑप्शन है 5 दिन सीज फायर, 87 बंधकों की रिहाई, गाजा पट्टी में बड़ी तादाद में फ्यूल की एंट्री हो। ये 2 ऑप्शन जो है वो कतर की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि आप इस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बाकायदा इजराइल की तरफ से खास तौर से ये दावा किया जाता रहा है कि हमास या फिर हमास को टारगेट करें, लेकिन गाजा के जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर फ्यूल की या फिर जो बेसिक नीड्स हैं उनकी तमाम जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरा किया जा रहा है। गाजा पट्टी में सीज फायर को लेकर इजराइल अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर रखा है। अब ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि युद्ध विराम को लेकर इजराइल का स्टैंड आखिर किस तरह का है। सभी बंधकों की रिहाई के बाद में ही कोई चर्चा संभव है, ये क्लियर जो है वो इजराइल की तरफ से मैसेज दिया जा चुका है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में फैसला होने की बात है। बंधकों की रिहाई के बाद ही सीमित सीज फायर होगा, ये एनएससी की तरफ से कहा गया है। एनएससी चीफ का ये बयान सामने आया है। सीमित सीज फायर,
कुछ ही दिनों के लिए जो है वो होगा। ये ताजा जी हेनवे की तरफ से कहा गया। इजराइल अपने टारगेट पर ही काम करेगा, ये भी स्पष्ट कहा जा चुका है। ये कहा जाए कि भले ही कतर की तरफ से एक प्रस्ताव देते हुए स्मार्ट एक्शन की बात कही गई, क्रेडिट लेने की बात जरूर कही गई हो, लेकिन इजराइल पूरी तरफ से क्लियर है। इजराइल बखूबी जानता है कि उसका नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा।